जय हिंद दोस्तों। मैं श्रेष्ठ खरे सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पूर्व में ही विदित है कि आज से हम सारथी प्रोग्राम के तहत एमपीपीएससी प्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड ये हमारा चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चरों में हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को कवर किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं, है ना। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम 712 एडी से 1707 एडी तक की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले विदेशी आक्रमण, जिसमें अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को पढ़ते हैं। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हो गया, धार्मिक आंदोलन हो गए, मुगल साम्राज्य हो गया, इत्यादि जो घटनाएं हैं, इत्यादि संबंधित जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। यहाँ केवल हम उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध कहीं ना कहीं मध्यकालीन समय में मध्य प्रदेश से रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरब आक्रमण। तो अरबों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन ले लें कि अरब थे कौन। तो अरबों का भारत में जो परिचय है वो घोड़ों के व्यापारियों के रूप में हुआ था। ठीक है, इन्होंने जब भारत पर अपना आक्रमण किया, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 एडी में सिंध प्रांत पर इन्होंने आक्रमण किया और अपने आक्रमण को या अपने शासन को कहें, इन्होंने सिंध प्रांत तक ही सीमित रखा। ठीक है, वो एक सीक्वेंस बना रहे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अरब आक्रमण के बारे में बताया है। बाकी डिटेल में चर्चा हम जब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तुर्क। ठीक है, तो तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हम मुख्यतः महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब महमूद गजनवी और गौरी ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन कौन से उनके आक्रमण हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण के क्रम में 1019 में ग्वालियर पर अधिकार किया, 1021 में कालिंजर पर आक्रमण किया, परंतु यहाँ पे वो जीत न सका। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था? विद्याधर था उस समय। ठीक है, फिर 1001 में चंदेल राजा धंग ने पेशावर का युद्ध हुआ था जयपाल और गजनवी के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में? जयपाल और गजनवी के बीच में हुआ था पेशावर का युद्ध। ठीक है, जिसमें चंदेल राजा जो धंग था, ठीक है, उसने क्या भेजी थी? जयपाल को मदद भेजी थी। ठीक है, ऐसे ही 1006 में चंदेल राजा गंड ने बेहिंद के युद्ध में गजनवी के खिलाफ आनंदपाल की मदद की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद गौरी। तो अपने आक्रमण के क्रम में पहला आक्रमण इसने 1175 एडी में किया। ठीक है, 1195-96 में इसने ग्वालियर पर अधिकार किया और 1203 में कालिंजर पर अधिकार किया। उस समय यहाँ का शासक कौन था? परिमादिन देव था। ठीक है, या फिर इसको परमिल देव भी बोलते हैं, है ना। इसके दरबार में आलाउदल थे। तो ये थे तुर्क आक्रमण। ठीक है, जिन्हें हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंश हुए, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश व लोधी वंश आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुलाम वंश
तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह कौन था? गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसका शासनकाल 1206 से 1210 माना जाता है। ठीक है, 1203 में इसने क्या किया कि कालिंजर दुर्ग पर अधिकार किया या कालिंजर दुर्ग को जीता। फिर इसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश को। देखिए, यहाँ पे हम केवल उन्हीं घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। इनके बारे में हम डिटेल में सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इल्तुतमिश जिसका शासन 1210 से 1236 था। ठीक है, यह ऐबक का गुलाम था, इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, 1228 में मांडू, ग्वालियर, मालवा तथा उज्जैन पर अधिकार किया, महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर को किसने लूटा? तो महाकालेश्वर मंदिर को इल्तुतमिश ने लूटा था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि वलवन, तो इसका शासनकाल 1266 से 1286 तक रहा। ठीक है, 1251 में इसने कालिंजर दुर्ग पर अधिकार किया और 1251 पर ही इसने चंदेरी व नरवर पर भी आक्रमण किया। इसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश को। तो खिलजी वंश के यदि हम शासनकाल की बात करें तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक चला। इसने मांडू को लूटा, उज्जैन, विदिशा के मंदिरों को भी लूटा और 1308 में कालिंजर पर आक्रमण किया। मालवा का अभियान 1305 में किया इसने। ठीक है, मालवा का शासक कौन था उस समय? महलक देव था, उसको इसने पराजित किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तुगलक वंश को। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, जिसके शासन की जानकारी हमें वट्यागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। ठीक है, वहाँ से मिलती है। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, इसके शासनकाल की जानकारी हमें दीनापुर अभिलेख सागर से मिलती है। और नासरुद्दीन महमूद 1390 से 1412 तक। ठीक है, तो इसने क्या किया था? चंदेरी बुंदेलखंड पर इसने अधिकार किया था। इसके बाद हम देखते हैं मुगल। ठीक है, मुगलों के अधीन जो मध्य प्रदेश था उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखो बाबर आता है। बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था, है ना। और 1528 में इसने क्या किया था? चंदेरी पर अधिकार किया था। उस समय यहाँ का जो राजा था वो मैदिनी राय था। ठीक है, उसको इसने हराया। फिर 1527 में इसने खानवा का युद्ध, राणा सांगा वर्सेस बाबर, परिणाम क्या निकला कि मालवा पर नियंत्रण हो गया। किसका? बाबर का। फिर एक मंदसौर का युद्ध भी ये लड़ता है, बहादुर शाह जाफर वर्सेस बाबर। ठीक है, परिणाम क्या होता है कि मंदसौर पर अधिकार हो जाता है। किसका? बाबर का। इसके बाद शेरशाह सूरी आता है, आप सभी जानते हैं यदि जिनने मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा है। तो यह कौन था? सूर्यवंश का संस्थापक था। कालिंजर दुर्ग का इसने घेरा डाला था और कहा जाता है कि कालिंजर दुर्ग के घेरे के समय इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हुमायूं। तो हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556, है ना। ये क्षणों का जो अंतर है ये शेरशाह सूरी की वजह से होता है ना। हुमायूं ने क्या किया था? केवल मालवा पर अधिकार किया। फिर इम्पोर्टेंट है अकबर। ठीक है, तो अकबर के संदर्भ में सबसे पहले तो बहादुर शाह जाफर को हराया इसने और मालवा पर अधिकार किया। ठीक है, अब बहादुर शाह जाफर को जब उसने हराया तो हराने के बाद इसने उसको 2000 का मनसब प्रदान किया। ठीक है, खानदेश पर अधिकार भी किया इसने और 1601 में असीरगढ़ का किला जो बुरहानपुर में है उस पर विजय प्राप्त की। ठीक है, माना जाता है कि यह उसका अंतिम अभियान था। इसके बाद हम देखते हैं गोंडवाना विजय। तो इसने अपने सेनापति आसिफ खां को रानी दुर्गावती के विरुद्ध
सेना लेकर भेजा, जिसमें दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती की हार हुई। ठीक है, 1602 में बीर सिंह द्वारा अबुल फजल की हत्या करने पर, ठीक है, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी बीर सिंह ने 1602 में। ठीक है, ठीक है, तो फिर अकबर को क्या हुआ, अकबर क्रोधित हुआ और उसने क्या किया, ओरछा पर अपनी सेना भेजी और ओरछा पर क्या कर लिया, अधिकार। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जहांगीर जब शासक बनता है 1605 से 1627, इसका जो शासनकाल था, ठीक है, तो इसका जो मित्रतापूर्ण संबंध था वो किससे था, वो बीर सिंह बुंदेला से था। ठीक है, तो यह क्या करता है कि जैसे ही शासक बनता है अकबर के बाद, तो यह ओरछा में बीर सिंह को गद्दी पर बैठा देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, शाहजहां बनता है। शाहजहां के समय में जुझार सिंह बुंदेला जो हैं वो विद्रोह करते हैं और औरंगजेब इसके बाद जो अंतिम मुगल सम्राट होता है, ठीक है, इसके बाद तो ये क्या करता है, ये धर्मत के युद्ध, ठीक है, 1658, ठीक है, तो धर्मत का युद्ध 1658 में जो हुआ था, उत्तराधिकार के जो युद्ध हुए थे उसमें से जो धर्मत का युद्ध है जो 1658 में हुआ था, वो उज्जैन के समीप हुआ था और इसके समय पे चंपत राय का भी विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक देखा कि मुगलों के अधीन जो मध्य प्रदेश है उससे संबंधित कौन सी घटनाएं थी, है ना। इसके बाद हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि निर्माण का जो फारूकी वंश है, ठीक है, इसका क्षेत्र क्या था। निर्माण में एक फारूकी वंश होता है इसी समय में, है ना, तो इसका क्षेत्र था खानदेश। फिर इसका जो संस्थापक था वो मलिक राज था। 1398 में यह क्या करता है, संस्थापना करता है। मलिक राज के बाद मलिक नासिर यहाँ का शासक होता है जो 1408 से 1437 तक शासन करता है। यह अपनी राजधानी किसको बनाता है, बुरहानपुर को बनाता है। फिर मीर आदिल खान 1437 से 1441 तक और मीर आदिल खां के बाद आदिल खां द्वितीय शासक होता है जो 1457 से 1503 तक शासन करता है और शाह-ए झारखंड की उपाधि भी धारण करता है। इसके बाद आता है रजा अली खां, ठीक है, इसका शासनकाल 1576 से 1596 तक होता है। अबुल फजल की बहन से यह क्या करता है, विवाह करता है, जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाता है और तोप विस्फोट में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अंतिम शासक मीर बहादुर खान होता है जो 1601 में क्या होता है, शासक बनता है। ठीक है, इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो मालवा में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मालवा में मुस्लिम शासन, तो इनका जो क्षेत्र था वो मांडू और धार था। ठीक है, 1401 से 1406 तक दिलावर खां यहाँ पे क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, तो मालवा में जो मुस्लिम शासन था उसका जो स्थापना थी वो कौन करता है, दिलावर खां करता है। ठीक है, अब 1310 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर क्या किया, दिलावर खां को यहाँ का क्या कर दिया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। फिर इसके बाद इसने 1401 में क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है, और गौरी की उपाधि धारण की और मालवा में मुस्लिम शासन की क्या की, स्थापना की। इसकी मृत्यु 1405 में हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है अल्प खां। ठीक है, जो 1406 से 1435 तक क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, यह होशंग शाह गौरी के नाम से क्या करता है, अपनी उपाधि धारण करता है, या फिर के होशंग शाह गौरी के नाम से क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, अब ये कौन था, ये दिलावर खां का पुत्र था। इसने राजधानी धार से मांडू यानी सादियाबाद स्थानांतरित की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजधानी धार से मांडू सादियाबाद किस मुस्लिम शासक ने मतलब स्थानांतरित की, तो ऑप्शन में दिया रहेगा होशंग शाह गौरी या अल्फ खां।
आपको जो भी मिले आप टिक लगा सकते हैं। इसके बाद इसका मकबरा मांडू में बनाया गया। निर्माण में देखें, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने करवाया था, जो इसके बाद क्या होता है? शासक होता है। ठीक है। यदि हम स्थापत्य की बात करें तो मांडू में अशरफी महल, जामा मस्जिद, ठीक है, सादियाबाद में हिंडोला महल, दरबार महल और जहाज महल आदि का निर्माण कार्य इसने प्रारंभ करवाया, जिसे पूर्ण महमूद खिलजी ने करवाया। ठीक है। रेवान की उपाधि धारण की और होशंगाबाद नगर की स्थापना भी किसने की? होशंग शाह गौरी ने की। इसके बाद महमूद खिलजी 1435 में शासक बनता है और उसके बाद मोहम्मद शाह गौरी 1435 में। ठीक है। अब मोहम्मद शाह गौरी का जो वजीर होता है महमूद खान, ठीक है, यहाँ पे महमूद खान है, ठीक है, यह क्या करता है? इसे जहर देके मोहम्मद शाह गौरी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो जब महमूद खान मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर देता है, ठीक है, जहर देकर, और फिर क्या करता है? खिलजी वंश, मालवा में जो खिलजी वंश है उसकी क्या करता है? स्थापना करता है। और 1436 से 1469 तक क्या करता है? शासन करता है। यदि हम इसके युद्धों को देखें तो इसने गुजरात के सुल्तान से भी युद्ध किया, मेवाड़ के राणा कुंभा से युद्ध किया, निजाम शाह बहमनी से युद्ध किया। उपलब्धियों पर यदि हम चर्चा करें तो चंदेरी पर इसने विजय प्राप्त की और चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया। ठीक है। अब इसके बाद बैठता है ग्यासुद्दीन खिलजी, ठीक है, जो 1469 से 1501 तक शासन करता है। उसके बाद नसरुद्दीन नासिर शाह बैठता है, जो 1501 से 1511 तक शासन करता है। और महमूद शाह खिलजी द्वितीय, जो 1511 से 1543 तक शासन करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि द्वितीय के समय, जो महमूद शाह खिलजी द्वितीय है, इसके समय शेरशाह सूरी मालवा पर क्या कर लेता है? अधिकार कर देता है और यहाँ का सूबेदार सुजायत खां को क्या करता है? नियुक्त करता है। तो फिर सुजायत खान 1543 से 1556 तक यहाँ पे क्या करता है? शासन करता है। और सुजायत खां के बाद मियाँ वाजिद खान, जिसको बाज बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर क्या करता है? 1531 में कब्जा कर लेता है और खिलजी वंश का इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मध्यकालीन इतिहास, जिससे संबंधित हमने घटनाओं का इस लेक्चर में अध्ययन किया। ठीक है। कल के लेक्चर में हम आधुनिक इतिहास से संबंधित घटनाएं और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान और विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।